जय हिंद। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटर क्लास यानी कि 12th क्लास के, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आगामी एग्जाम 2025 में, ठीक है, 100 में 100 टकरने वाला क्वेश्चन सेट किया गया है। तो ये 12th क्लास के सभी बच्चों को ये जरूर जानना चाहिए। और जितने भी बच्चे हैं कमजोर हो जाती है, जो कोई मैटर नहीं करता है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी को मदद हो जाए। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ, ठीक है। दिल छोटा करना यानी कि हर तो उत्साहित करना। हर तो उत्साहित का मतलब हुआ निराश करना, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। आंख का तारा होना मुहावरे का अर्थ, ठीक है। तो आंख का तारा होना यानी कि प्रिय होना, ठीक है। आंख का तारा होना यानी प्यारा होना, ठीक है। लेकिन उसी प्यारा को अप्रिय कर दिया गया ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो बाबू आप लोगों को ये ध्यान रखना है। चलिए तीसरा सवाल है लाल पीला होना। लाल पीला होना, ठीक है। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ। तो लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोधित होना यानी क्रोध करना, ठीक है। क्रोधित होना या क्रोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोद में सोने वाला। गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है, ठीक है। तो गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द है अंकशाही। अंकशाही, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है गोदावरी में टिक कर देते हैं, तो ये गलत सवाल है बाबू, ठीक है। ये जो है ना गलत है, ये तीनों गलत है। आपको ध्यान रखना है, अंकशाही में टिक करना है। नेक्स्ट सवाल है शिक्षा, ठीक है। शिक्षा शब्द है, तो शिक्षा शब्द जो है वो है स्त्रीलिंग, ठीक है। वो क्या है बाबू? स्त्रीलिंग, याद रखना है बाबू। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। सभा, सभा शब्द जो है, सभा शब्द भी है स्त्रीलिंग, ठीक है। सभा शब्द स्त्रीलिंग। परीक्षा, परीक्षा शब्द भी स्त्रीलिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। घी शब्द, घी शब्द जो है वो है पुल्लिंग। घी शब्द जो है वो है पुल्लिंग। वचन के कितने भेद हैं? तो वचन के 2 भेद हैं, ठीक है। एक वचन और बहुवचन। मूल रूप से हिंदी में 2 होते हैं, संस्कृत में जब जाएंगे तो वही 3 हो जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो वचन पूछा गया और हिंदी का सवाल है, तो बहुत सारे बच्चे जो है ना कंफ्यूज होंगे, इसलिए आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वचन 2 होते हैं। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल है अग्नि का पर्यायवाची शब्द, ठीक है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द या अग्नि, ठीक है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द जो है वो पावक होता है, पावक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द, कमल का पर्यायवाची शब्द सरोज होता है, ठीक है। जलज होते हैं, पंकज होते हैं। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर। जो बहुत बोलता है, जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द है। जो बहुत बोलता है उसे वाचाल कहते हैं, ठीक है, उसे वाचाल कहते हैं। 13 नंबर। जो पुरुष अभिनय करे, अभिनय करे के लिए एक शब्द है। तो जो अभिनय करता है उसको अभिनेता कहते हैं, उसे अभिनेता कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है जल में रहने वाला। जल में रहने वाला या वाली सेना को, सेना के लिए एक शब्द है। तो जल में जो रहता है उसे नौसेना कहते हैं, ठीक है। जो भूमि पे रहता है उसे भूसेना कहते हैं, ठीक है, उसे स्थल सेना कहते हैं। और जो अग्नि सेवा, ठीक है, अग्नि सेना में रहे, अग्निशामक सेवा में रहे, उसको कहा जाता है अग्नि सेवा। हवाई, जो एयरक्राफ्ट यानी कि एयर, हवाई जहाजों में जो सेना लाते हैं, जो रफाल रडार उड़ाने का काम करते हैं, उस सेना को हवाई सेना कहते हैं। तो समझ गए होंगे। तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द है। तीव्र बुद्धि वाले को हम कुशाग्र बुद्धि कहते हैं, कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल है अव्ययी। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो देखो बाबू हमेशा याद रखना है अव्ययी समास है, ठीक है। इसका ट्रिक है यथा, प्रति, आ, भर, उप। ये
5 शब्दों से जो भी शब्द स्टार्ट हो जाए, ठीक है, जो शब्द स्टार्ट हो जाए उसे जो है, ठीक है, हम अव्ययीभाव कहते हैं। जैसे यथाशक्ति, यथा दिन, यथा भाव, उसके अलावा प्रतिदिन, प्रति माह, प्रति वर्ष, प्रतिकाल, प्रतिशय, आजीवन, अनाहुतम, अपाद मस्तक, ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द होंगे। भरपेट, भरपूर, ऐसे शब्द भी आएंगे। उप से उपगंगम, उपकृष्ण, उप राघव, उप रामव, कुछ भी शब्द आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि अव्ययीभाव है। चलिए नेक्स्ट सवाल लिखते हैं। अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है? तो बाबू याद रखना, जब भी इस तरह के हाइफन चिन्ह आए, दोनों तरफ जो है एक दूसरे का पूरक दिखे, तो याद रखना है समास जो होगा वो द्वंद्व होगा, ठीक है, वो समास द्वंद्व कहलाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल को लिखते हैं, और वो नेक्स्ट सवाल है नवरत्न। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? तो नवरत्न में बहुव्रीहि समास है, ठीक है। आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? तो आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द चिरजीवी है, चिरंजीवी इसको कहते हैं, चिरंजीवी है। नेक्स्ट सवाल है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द, ठीक है, भूमि है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द भूमि, हमेशा याद रखना है, कभी भी मिट्टी, आसमान और पाताल को टिक नहीं करना है। संधि के कितने भेद है? तो संधि के जो भेद है वो है 3, ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ठीक है, ये 3 संधि है। नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद। तो दिगंबर का मतलब होता है दिक् प्लस अंबर, दिक् प्लस अंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यशोदा, यशोदा, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद यशः प्लस दा, यशः प्लस दा, याद रखना बाबू, ऑप्शन डी सही है। चलिए तपोबल, तपोबल, तपह प्लस बल, तपह प्लस बल, तपोबल, ऑप्शन बी आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट वार्तालाप, वार्तालाप में जो है वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद है वो है वार्ता प्लस आलाप, वार्ता प्लस आलाप। महेश शब्द का संधि विच्छेद, महेश शब्द का संधि विच्छेद है महा प्लस ईश, महा प्लस ईश। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो कठोर शब्द का विलोम जो होगा वो कोमल होगा, क्योंकि कठोर मतलब होता है, ठीक है, जो चीज ज्यादा मजबूत हो उसको कठोर कहते हैं, और कोमल का मतलब हुआ सॉफ्ट होना, मुलायम होना, ठीक है। स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति का मतलब हुआ किसी की, ठीक है, याद करना, उसकी सिंपल हो जाएगा किसी की निंदा करना, किसी की अच्छाई को याद करना, और किसी की निंदा करना मतलब बुराई करना। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। ठीक है, कनिष्ठ, कनिष्ठ शब्द, कनिष्ठ है, कनिष्ठ शब्द का विलोम कनिष्ठ, कनिष्ठ मतलब होता है छोटा, और ज्येष्ठ माने होता है बड़ा, ठीक है। ज्येष्ठ का मतलब क्या हुआ बाबू? तो बड़ा हुआ। कनिष्ठ का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। तो आप कनिष्ठ को कनिष्ठ में ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। लघु माने भी छोटा होता है, ठीक है। लंबा, लंबा मतलब बड़ा नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा ज्येष्ठ होगा। अंतरंग, अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? तो अंतरंग शब्द का विलोम जो होगा वो बहिरंग, ठीक है। अंतरंग मतलब होता है अंदर में रंग, और बहिरंग मतलब होता है बाहर में रंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है तिमिर, तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तो तिमिर शब्द का जो विलोम होगा वो होगा प्रकाश, ठीक है। तिमिर मतलब होता है अंधकार, तो उसका हो जाएगा सिंपल प्रकाश। कृष्ण शब्द का विलोम, कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। कृष्ण पक्ष 15 दिनों की होती है, और फिर शुक्ल पक्ष 15 दिनों की होती है। दोनों मिलाकर 15-15, 30 दिनों का महीना होता है मिनिमम। वो 31 भी हो सकता है, 28, 29 भी हो सकता है।
ठीक है, लेकिन पक्ष जो है 15 दिनों का होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 34 नंबर, विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ठीक है, तो विज्ञान शब्द में जो उपसर्ग है वो वी है। ठीक है, वी शब्द से बना है। ठीक है, अब वी से क्या क्या बन सकता है? विकास, विनाश, विकार, जो भी शब्द बनेगा वो जो है शब्द क्या होगा, उसमें वी उपसर्ग होगा। पुरातन शब्द में उपसर्ग कौन सा है? पुरातन, तो पुरातन शब्द में जो उपसर्ग है वो पूरा उपसर्ग है। ठीक है, पूरा उपसर्ग है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। अब आदिकाल शब्द में उपसर्ग, आदिकाल में उपसर्ग जो है ये गलत है। ठीक है, आदिकाल, आदि उपसर्ग होता ही नहीं है। 22 उपसर्ग में देखा जाए तो आदि, ठीक है, आदि से कोई शब्द नहीं बनता, इसलिए चारों ऑप्शन गलत है। ठीक है, अक्सर बच्चे जो है किसी एक में टिक कर लेंगे और वो खुश हो जाएंगे कि हम पूरा का पूरा टिक किए हैं, तो ऐसा नहीं है बाबू। जो चारों ऑप्शन गलत हो उसको टिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टिक नहीं करेंगे तभी नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं चारों ऑप्शन आपका गलत है। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन है, मनेरा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? ठीक है, तो मनेरा शब्द में जो प्रत्यय है वो है एरा। ठीक है, मम प्लस एरा मनेरा बन जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो पढ़ाई में पढ़ प्लस आई, पढ़ प्लस आई यानी कि पढ़ाई। ठीक है, लिख प्लस आई लिखाई, देख प्लस आई दिखाई, सुन प्लस आई सुनाई, ऐसे ऐसे प्रत्यय बन जाएगा। ठीक है, लिखावट शब्द में प्रत्यय कौन है? तो लिखावट में आवट प्रत्यय है। लिख प्लस आवट लिखावट, देख प्लस आवट दिखावट, सज प्लस आवट सजावट, ऐसे ऐसे प्रत्यय जो है आवट प्रत्यय से बनता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, चलिए शास्त्र शब्द का विशेषण, शास्त्र का विशेषण। ठीक है, शास्त्र का विशेषण जो है वो शास्त्रीय होता है, लेकिन ये चारों ऑप्शन जो है शास्त्र का विशेषण कभी भी ये चारों ऑप्शन में से कोई सही नहीं है। ठीक है, ये जो है शास्त्र एक संज्ञा है। शास्त्र क्या है? एक संज्ञा है, इसलिए ये चारों ऑप्शन इसका भी गलत है, इसमें भी आपको टच करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? ठीक है, तो रंग शब्द का जो विशेषण होगा वो हो जाएगा रंगीन। ठीक है, रंग का रंगीन शब्द हो जाता है। जल का जलिए, कल का कलिए, फल का फलिए, नल का नलिए, ऐसे जो है विशेषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है 42 नंबर, और 42 नंबर क्वेश्चन में है वेद शब्द का विशेषण क्या है? तो वेद शब्द का विशेषण जो है वो वैदिक है। ठीक है, चलिए आचार्य शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो आचार्य शब्द में जातिवाचक है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखते हैं, चतुराई शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, चतुराई, चतुराई में भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, चतुराई में कौन सा संज्ञा है बाबू? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, गुच्छा शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो गुच्छा शब्द में जो है वह समूहवाचक है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ही गुच्छा जान गए यानी कि समूह है, वर्ग है। ठीक है, अंगूर को ही देख लीजिए, तो अंगूर का अगर गुच्छा हो जाए तो ये क्या होगा? अंगूर की गुच्छा को हम क्या कहेंगे? तो इस गुच्छा को हम कहेंगे कि ये एक समूह में है, क्योंकि सब एक साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये अगर अंगूर की गुच्छा है तो इसमें सब समूह में है, एक साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए यह जो है समूहवाचक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? प वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वो ओष्ठ होगा। ठीक है, उप यशा नाम ओष्ठ। ठीक है, उप यशा नाम में उ बड़ी उ, ठीक है, और पपा जो है ओष्ठ से बोलते हैं। ठीक है, तो प जो है ओष्ठ से बोलते हैं। द का उच्चारण स्थान क्या है? तो द का उच्चारण स्थान दंत है, दंत यानी कि दांत है। ठीक है, जब भी द पढ़ेंगे तो आपके दांत पे जोर मारेगा, बिना दांत पे टच किए आप शब्द को उच्चारण नहीं कर पाएंगे, इसलिए ये दांत है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है
क वर्ग का उच्चारण स्थान, ठीक है। तो अपू विसर्जनीय नाम कंठ, ठीक है। अ आ क ख ग घ को विसर्ग को, ठीक है, अनुस्वार और विसर्ग को कंठ से बोलती है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं, ठीक है, कारक के 8 भेद हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सवाल। पेड़ से पत्ता गिरते हैं, पेड़ से पत्ता गिरते हैं किस कारक का उदाहरण है? तो पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ बेचारा जो है, पेड़ बेचारा एक जगह रह गया और पत्ता अलग हो गया, ठीक है। तो ये अलगाव का बोध करेगा, इसलिए आपादान है, यानी कि पंचमी में, ठीक है। आपादान को पंचमी कहते हैं, पंचमी कारक है आपादान। चलिए नेक्स्ट सवाल है, करण कारक का चिन्ह है। करण, तो देखिए कर्ता ने होता है, कर्ता ने होता है, कर्म को होता है, कर्म को होता है और करण से होता है, करण से होता है। तो आप देखिए आप इसे कहाँ पे है, से ऑप्शन नंबर बी पर है, ठीक है। तो बी जो है आपका एग्जैक्ट राइट है। चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट है 52 नंबर, बाल कृष्ण भट्ट, बाल कृष्ण भट्ट रचित रचना निम्न में से कौन सा है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी ने जो लिखे थे वो बातचीत को लिखे थे, ठीक है। सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? तो सूबेदारनी जो है वो उसने कहा था, ठीक है, लहना सिंह की कहानी, ठीक है, उसने कहा था से ही सूबेदारनी की बात आया है, या सूबेदारनी शीर्षक कहानी की पात्रा का नाम मिला है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में लिखते हैं, उसने कहा था, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो उसने कहा था वो है चरित्र प्रधान या कर्म प्रधान, ठीक है, कर्म प्रधान इसको बोला जाएगा। एग्जाम में बाबू कर्म प्रधान ही आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि इसी को चरित्र प्रधान को ही कर्म प्रधान कहा जाता है, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्न में से कौन सा है? तो रामधारी सिंह दिनकर का अर्धनारीश्वर है, ठीक है। अर्धनारीश्वर मतलब आधा नर और आधा नारी, ठीक है, और दोनों से मिलकर बन गई कहानी, उसका नाम पड़ा अर्धनारीश्वर, ठीक है, अर्धनारीश्वर। चलिए नेक्स्ट सवाल है 56 नंबर, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इनका जन्म जो है सिमरिया बेगूसराय, सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था, ठीक है। तो कभी कभी बेगूसराय देगा ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना है सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। चलिए नेक्स्ट सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? ठीक है, तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो छायावादी कवि है, ठीक है, उनको छायावादोत्तर युग के कवि भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल को लिखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से किस शीर्षक कहानी में बैगरिन का उल्लेख है? तो बैगरिन का जो उल्लेख है वो रोज कहानी में है, ठीक है। मालती को बैगरिन हुआ था और उसके पति, ठीक है, महेश्वर जो है डॉक्टर थे। चलिए, रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो रोज शीर्षक कहानी के नायिका जो है वो मालती है। कौन है बाबू? याद रखना है, उस कहानी में मालती को ही बैगरिन हुआ था, ठीक है। और ये बैगरिन जो है कांटा के चुभने से होता है। अगर कांटा चुभ जाए और उसका इलाज नहीं करेंगे समय पे तो वो जो है एक प्रकार की रोग हो जाती है और उसका नाम पड़ता है बैगरिन, ठीक है। ये मालती को हुआ था और इसी के इर्द गिर्द में कहानी घूमता है। तो जिसके विषय में कहानी में जिसके विषय में बनता है कहानी उसी को हम पात्रा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अज्ञेय के पिताजी का नाम, ठीक है। तो अज्ञेय के पिताजी का जो नाम था वो नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ठीक है, हीरानंद शास्त्री। भगत सिंह की रचनाकार निम्न में से कौन है? तो भगत सिंह ने जो लिखे थे उसका नाम था एक पत्र और एक लेख, ठीक है, या इसको ऑप्शन में देगा एक लेख और एक पत्र। तो इसको कभी इधर घुमा दिया जाएगा, कभी इधर कर दिया जाएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चौर कैसे ताल है? तो चौर जो है वो उथले ताल है। कैसा ताल है बाबू? उथले ताल है। याद रखना है बाबू, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और नया भी है, ठीक है।
बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? तो वो जो है सिपाही की माँ, बिस्नी जो है सिपाही की माँ, ठीक है, जिसकी एक बेटी मुन्नी है और मुन्नी सियानी हो गई है, उसे विवाह लायक हो गई है, शादी करने लायक हो गई है और घर में इसके पति जो है मर चुके हैं। इसके वजह से परिवार में बहुत ही जिम्मेवारी आ गई है और अपने बेटे को, सिपाही की माँ बिस्नी जो है अपने बेटे को यानी मानक को फौज में भेजता है ताकि बेटा पैसा कमा के आए तो बेटे की शादी करे, ठीक है। और उसकी बहन मुन्नी को भी आशा है कि भैया अच्छे से कमा के आएंगे तो मेरे लिए कंगना लेंगे, ठीक है। और उस कंगना पे जो है आँच आती है क्योंकि उन्हें आने में ही, वहां से लौट के आने में ही बहुत काफी समय लग जाता है। तो बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? सिपाही की माँ, ठीक है। ओ सदा मीरा शीर्षक निबंध के निबंधकार है, ठीक है। तो वो है जगदीश चंद्र माथुर, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए बाबू नेक्स्ट सवाल पर देखते हैं। बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? ठीक है, तो वो है जय प्रकाश नारायण, ठीक है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है? ठीक है, तो वो जो है दलित साहित्य की बात किया जाए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि है, क्योंकि एक गरीब लड़का है, ठीक है, और इसके साथ जो है बहुत ही बड़ी कहानी जुड़ी हुई है, क्योंकि ये जब स्कूल में नाम लिखवाते हैं तो वहाँ पे हेडमास्टर कलीराम होते हैं और वो ऐसा उद्दंड टीचर जो बच्चों को बहुत ही जबरन उसके औकात से कई गुना ज्यादा काम करवाते हैं, क्योंकि बच्चा ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है स्कूल में पढ़ने जाते हैं और उसके पहले दिन ही झाड़ू पकड़ा दिया जाता है कि पूरे बरामदा को साफ करो, फिर क्लास को साफ करो, पूरे को पूरे जो है ना चमकाने के लिए, यानी कि स्कूल के काम करवाते हैं और पढ़ने नहीं दिया जाता है। इसके साथ बहुत शोषण होता है। यही कहानी दलित साहित्य की है। ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र है? तो वो जो है जूठन की, ठीक है, उसे जूठन कहा जाता है क्योंकि इनके माता पिता जो है वाल्मीकि जी के माता पिता बहुत ही दुख से अपने बच्चों को पालते हैं, परिवार की पालन पोषण होती है, उन्हें दूसरे के जूठ खाना से ही जीवन जीना पड़ता है। चलिए, एक आदमी यानी आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, ये कथन किस लेखक द्वारा बताया गया है? ठीक है, एक आदमी जो है यथार्थ को जीता ही नहीं रचता भी है, ठीक है, यथार्थ को जीता ही नहीं रचता भी है। ये बात जो है इसमें कहा गया बाबू? नमो सिंह, ठीक है, नमो सिंह। किसने कहा बाबू? नमो सिंह, याद रखना है बाबू। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के लेखक है, ठीक है, मलियज। हंसते हुए मेरा अकेलापन का मलियज। नेक्स्ट सवाल है तिरिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? तिरिच शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? तो वो है जादुई यथार्थवादी, जादुई यथार्थवादी, ठीक है। जय कृष्णमूर्ति की रचना निम्न में से कौन है? तो जय कृष्णमूर्ति की रचना जो है वो शिक्षा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है लीड बेटर के अनुसार जय कृष्णमूर्ति क्या थे? तो वो विश्व गुरु थे या विश्व शिक्षक थे, ठीक है, विश्व गुरु या विश्व शिक्षक। एग्जाम में शिक्षक को गुरु बना दिया जाएगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बाबू ध्यान रखना है, ठीक है। उराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ क्या है? ठीक है, उराव भाषा में धांगर का मतलब होता है भाड़े का मजदूर, जिसको आज जो है भाड़े के मजदूर को कुली भी या उसे जो है गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता है, ठीक है। गिरमिटिया मजदूर भी ऑप्शन में आ सकता है, ध्यान रखना है एक एक बातों को समझकर, ठीक है। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है? तो गंडक नदी की जो चर्चा है वो ओ सदानीरा पाठ में है। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे? ठीक है, तो वो जो है भागलपुर विश्वविद्यालय में रहे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि बहुत बार ऑप्शन जो है ना, बहुत बार बच्चे लोग जो है
पटना विश्वविद्यालय पे टिक कर लेते हैं। ठीक है, एकदम ध्यान रखना है, भागलपुर विश्वविद्यालय नहीं टिक करना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? ठीक है, तो ये है निबंध। कौन विद्या है बाबू? निबंध है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश उत्साह पैदा कर देना है। यह उक्ति किसका है? ये उक्ति किसने बताया है? तो बाल कृष्ण भट्ट जी ने बताया है कि स्पीच सुनने वाले के दिल पे, सुनने वाले के मन पे एक अलग सा उत्साह जुनून पैदा कर देना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है 78, प्रकृति वर्णन से संबंधित कविताएं हैं। ठीक है, तो वो उषा है। प्रकृति से वर्णन उषा है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, तो कवियों का कवि जो कहते हैं वो प्रसाद जी को कहते हैं। ठीक है, कवियों का कवि ऐसे प्रसाद जी को कहा जाता है, लेकिन अभी आधुनिक काल में क्या कहते हैं? जय शंकर प्रसाद। ठीक है, क्या कहेंगे बाबू? जय शंकर, इनका पूरा नाम है जय शंकर प्रसाद। ठीक है, तो याद रखना बाबू, जय शंकर जी को छोड़ करके सीधे प्रसाद जी को दे दिया जाता है, बच्चे फंस जाते हैं। तो आप लोग मत फंसिएगा, जय शंकर प्रसाद पे ही टिक करिएगा। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन। चलिए, मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या है? तो मुक्ति बोध का पूरा नाम है गजानन माधव मुक्ति बोध। गजानन माधव मुक्ति बोध। ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत थे? ठीक है, तो वो जो थे कारा अधीक्षक थे। ये बाबू सवाल को एकदम रट जाना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सवाल। इस बार 100 में 100 आना ही आना है, क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ी सी घुमा दिया गया है। बहुत सारे बच्चे जो है जिला अधिकारी, सेना अधिकारी पर टिक करेंगे, इसलिए ध्यान रखना कारा अधीक्षक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो वो जो है ज्ञानेंद्र पति है। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति जी है। उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? उषा शीर्षक कविता के कवि जो है वो शमशेर बहादुर सिंह। सॉरी, ये जो है उषा जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का है। ठीक है, याद रखना है बाबू, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का है उषा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो तुलसीदास का जो जन्म हुआ था वो राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश में। कवि भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है? तो उनके कविता में जो रस पाया जाता है उसका नाम है वीर रस। ठीक है, वीर रस पाया जाता है। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य, ठीक है, निम्न में से कौन सा है? जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य निम्न में से कौन सा है? तो वो याद रखना है कामायनी है। कौन है बाबू? कामायनी है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट है। चलिए, सुरभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थल कहाँ है? तो जन्म स्थल जो है निहालपुर है। निहालपुर कौन राज्य है बाबू? चलिए, ये भी जो है सुरभद्रा कुमारी चौहान निहालपुर के ही ध्यान रखना है। चलिए, आप लोग ना कमेंट में बताइएगा किस राज्य से थी। ठीक है, हम ये भी देखना चाहते हैं कि आप लोग आखिरकार पढ़े हैं या नहीं। ठीक है, पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है? ठीक है, तो सुरभद्रा कुमारी चौहान जी है। ठीक है, पुत्र के लिए जो है बहुत ही, इस सुरभद्रा कुमारी चौहान जी के जो है पुत्र खो गया है और उसके लिए वो पूरी जिंदगी बेचैन होती है, दुख और विवश होकर के जीवन को जीती है। ठीक है, वही उसी पाठ से है, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। ये पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो बाबू आप लोग समझ गए होंगे, पुत्र वियोग की ही है। चलिए, अब हम 90 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये जो है गांव के घर कविता का है। प्यारे ने है बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? ठीक है, तो वो जो है
भिलाईपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं।